बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज हम आपको वेलकम करते हैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की एक और क्लास में। और ये हम लोगों का 7th यूनिट चल रहा है और इसका ये सेकंड लेक्चर है। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड प्रोटेक्शन। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। और फिर हम लोग इसमें एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है यानी कि आईपी, ये क्या होती है। फिर हम लोग इसमें एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ आईपीआर। आईपीआर मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनकी टाइप्स भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ आईपीआर प्रोटेक्शन, ये जो आईपीआर की प्रोटेक्शन है ये ज़रूरी क्यों है, ये हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग चैलेंजेस इन आईपीआर प्रोटेक्शन, यानी कि आईपीआर प्रोटेक्शन को जब हम लोग आईपीआर के हम प्रोटेक्शन करते हैं तो उसमें हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस प्रोसीजर फॉर डिस्प्यूट्स। ये जो आईपीज होते हैं ये कभी कभी इनका मिसयूज़ हो जाता है, तो उसमें डिस्प्यूट्स जो क्रिएट होते हैं उनको हम, उनका क्या प्रोसीजर होता है, उनको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। और फिर लास्ट पे हम लोग इस सारी जो हमारा टॉपिक है इसका हम लोग कंक्लूजन लेंगे। तो चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। तो आज हम लोग जो हमारा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड प्रोटेक्शन। तो इसमें याद रखिएगा कि जो आईपीआर और आईपी, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये आपको याद कर रखनी होंगी। हम बार बार इनका इस्तेमाल करेंगे कि आईपीआर का क्या मतलब है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है जी। और आईपी जहाँ पर जस्ट यूज़ होगा वहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डिस्कशन होगी। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं ये आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आज चलते हैं जी इसके इंट्रोडक्शन पे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगल राइट्स granted to individuals or entities over the creations of their minds। यानी कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये हकूक़ हैं। और ये का हकूक़ जो हैं ये हकूक़ उन अफराद को या उन इदारों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने जहन से कुछ तख्लीक़ात की हैं, कुछ उन्होंने अब क्रिएशंस की हैं, कोई नई चीज़ें बनाई हैं। ये जैसे कोई साइंटिस्ट होते हैं वो नई चीज़ ईजाद करते हैं, या मैथमेटिशियंस होते हैं वो कोई नए फार्मूले ईजाद करते हैं। इस तरह जब भी कोई बंदा, कोई इंसान या कोई इदारा कोई नई चीज़ जब कोई ईजाद करता है तो या कोई तख्लीक करता है तो उसको उस चीज़ को इस्तेमाल करने के राइट्स दिए जाते हैं। यानी कि वो उसके नाम के साथ रजिस्टर कर दी जाती है, उस फ़र्द के नाम के साथ रजिस्टर हो जाती है वो चीज़, या वो उस इदारे के नाम के साथ वो चीज़ जो है, वो ईजाद जो है वो रजिस्टर हो जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्कोनी ने रेडियो ईजाद किया था, इसी तरह एडिसन ने बल्ब ईजाद किया था। तो जब बल्ब ईजाद हुआ तो उसको उसके बनाने वाला जो क्रिएटर है उसका, उसके नाम के साथ उसको अटैच कर दिया जाता है, रजिस्टर कर दिया जाता है। और वो ही शख्स जो है वो बल्ब बना सकता है, और उस टेक्नोलॉजी को वही बंदा यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे आपने फार्मूले सुने होंगे जो लोगों के नाम के साथ रजिस्टर होते हैं। जैसा कि एक बहुत मशहूर व मारूफ फार्मूला है पैथागोरस थ्योरम, का नाम आपने सुना होगा। उर्दू में उसे फीसागोरस, मसला फीसागोरस कहते हैं। आप लोग अपने 9th 10th और 8th स्टैंडर्ड के जो मैथ्स हैं उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, मैथ की बुक्स में। तो वो जो मैथमेटिशियन था पैथागोरस या फीसागोरस, उसने वो जो अपना एक फार्मूला इजाद किया था, वो एक थ्योरम इजाद किया था, तो वो आज भी उसके नाम के साथ अटैच है। कोई और शख्स उस थ्योरम को, उस मसले को अपने नाम के साथ जोड़ के पब्लिश नहीं करवा सकता, बुक नहीं छाप सकता, या कहीं पे भी वो यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई चीज़ इजाद की जाती है, चाहे वो कोई फार्मूला हो, चाहे वो कोई डिज़ाइन हो, या कोई और इन्वेंशन हो, कोई भी इजाद हो, तो वो उसके क्रिएटर के नाम के साथ उसको रजिस्टर कर दिया जाता है। तो वो जो भी चीज़ है, वो जो भी इजाद है, वो उसका जो क्रिएटर है, उसका जो बनाने वाला है, वही उसको इस्तेमाल करने का हक रखता है, ठीक है। These rights give the creator an exclusive right to use, produce and profit from their intellectual creations for specific period। यहाँ पर specific period जो है ये बहुत अहम चीज़ है, इसको हम लोग आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। Thereby encouraging innovation, creativity and the dissemination of knowledge। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो क्रिएटर हैं उनके पास ये राइट आ जाता है, उनके पास ये हक आ जाता है कि वो उस अपनी इजाद से
उसको इस्तेमाल कर सके अपनी इजाद को, और उससे जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं उनको वो इंजॉय कर सके। कोई और शख्स उस इजाद को अपने नाम से इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्रिएटर का राइट है। तो ये जो राइट मिल रहा है एक क्रिएटर को, इस राइट को कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। ये हक सिर्फ और सिर्फ उस चीज को इन्वेंट करने के जो क्रिएटर होता है, इन्वेंट करने वाला जो होता है, इन्वेंटर जो होता है, ये सारे के सारे राइट्स जो हैं ये उसके पास होते हैं कि वो इस चीज़ को इस्तेमाल करें या उस चीज़ को आगे बेच दें या उस चीज़ से प्रॉफिट लें, वो सारा कुछ वही हासिल कर सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों है? अब अगला क्वेश्चन ये ज़हन में आना चाहिए कि भाई जब चीज़ बन चुकी है तो सारे लोग उसको इस्तेमाल करें, सारे लोग उसको बना सकें, ऐसा कर देना चाहिए। ये एक ही बंदे को जिसने इन्वेंट किया है, जो क्रिएटर है उस चीज़ का, उसको ही ये राइट क्यों दिया जा रहा है? वही सिर्फ सिर्फ उस चीज़ को बना के बेच क्यों सकता है, या वही उस चीज़ का इस्तेमाल करने का हक क्यों रखता है? उसकी वजह यह है कि अगर ऐसा कर दिया जाए कि एक बंदे ने कोई चीज़ ईजाद की है या एक इदारे ने कोई चीज़ ईजाद किया, और वो चीज़ जो है वो दूसरे लोग या दूसरे इदारे अपने नाम से भी बना बना के आगे उसको बेचना शुरू कर दें या उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो उससे वो जो क्रिएटर है, जो बनाने वाला है, असल जो बनाने वाला था, वो डिसहार्ट होगा, ठीक है, वो डिस्करेज हो जाएगा। जब वो डिस्करेज हो जाएगा तो वो बंदा आगे कोई और चीज़ कभी भी नई ईजाद नहीं करेगा। इसी तरह जो दूसरे लोग हैं जो उसको देख के कोई मोटिवेशन लेना चाहते थे, वो भी इस चीज़ पे मोटिवेट नहीं होंगे कि वो कोई नई चीज़ ईजाद करें। यानी कि आम आवाम जो दूसरे लोग हैं, वो भी नई चीज़ ईजाद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि भाई जब हम ये चीज़ ईजाद करेंगे, मगज़मारी हम करें, सारी मेहनत हम करें, और जनाब जब बन जाएगी चीज़ तो सारे लोग उसको अपने अपने नाम के साथ चला रहे हैं, अपने नाम से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने नाम से बेचने लग जाएंगे। तो इस तरह फिर वो सारे लोग जो हैं वो इन्वेंशन करना छोड़ देंगे। तो सोसाइटी में कोई भी बंदा नई चीज़ इन्वेंट नहीं कर रहा होगा, नई इख्तराएँ नहीं आ रही होंगी, जिद्दत नहीं आ रही होगी, ठीक है? तो ये राइट उस बंदे को देना ज़रूरी है। इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक बाकायदा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसी वजह से कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, जो इन्वेंटर को देने चाहिए। उसकी मर्ज़ी है भई, वो अगर बेचना चाहे तो उस चीज़ को बेच दे, उसके ऊपर उसने मेहनत की है। तो उसका उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। तो अगर रिवार्ड मिलेगा तो लोग इनकरेज होंगे और फिर आगे नई से नई इजादात होंगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये राइट्स मिलने चाहिए। और ये अब हम बात करते हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, आईपी, ये क्या चीज़ होती है। अब सिंपल, अगर एक सिंपल सी बात करें कि आईपी क्या चीज़ है, तो आईपी रेफर्स टू क्रिएशंस ऑफ द माइंड सच एज इन्वेंशंस, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, डिजाइंस एंड सिंबल्स, नेम्स एंड इमेजेस यूज्ड इन कॉमर्स। यानी कि ये जो बिजनेस चल रहे होते हैं, कॉमर्स चल रही होती है, तजारत चल रही होती है, इसमें जब कोई इंसान या कोई इदारा कोई चीज़ नई क्रिएट करता है, जो चीज़ भी क्रिएट करेगा या जो चीज़ भी इजाद करेगा या जो भी वो लिटरेरी वर्क करेगा, लिटरेरी वर्क मतलब कि कोई रिटन मटेरियल लेके आएगा, अपनी रिसर्च करके कोई बुक लिख देता है, उसको हम लोग लिटरेरी वर्क कहते हैं। या आर्टिस्टिक वर्क कोई अगर बंदा करेगा, यानी कि कोई पेंटिंग बना देता है, फॉर एग्जांपल कोई एक नई अजीब किस्म की पेंटिंग बना देता है, बहुत खूबसूरत कोई डिज़ाइन पेंट कर देता है, या कोई किसी चीज़ का नया डिज़ाइन बना देता है। जैसा कि आपको पता है, जैसे हर चीज़ के डिज़ाइन चेंज होते रहते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन के डिज़ाइन चेंज होते रहते हैं, गाड़ियों के डिज़ाइन चेंज होते रहते हैं। ये सारी जो चीज़ें, नए नए डिज़ाइन आ रहे होते हैं, ये डिज़ाइन, ये लिखा हुआ मटेरियल यानी कि बुक और पेंटिंग और नई नई जो इन्वेंशंस हैं, जो जहन से जो लोगों ने चीज़ें ईजाद की हैं, जो फार्मूले ईजाद किए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहलाती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर एक नई किस्म की डिज़ाइन मैंने कोई तैयार किया है, अगर एक कार का मैंने एक नया डिज़ाइन बना दिया हुआ है जो कि स्पीड में चलने में बहुत हेल्प करता है, तो वो जो डिज़ाइन है वो मेरी क्या बन जाएगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर मैंने कोई बुक लिख दी है या आपने कोई बुक लिख दी है तो वो आपकी बन जाएगी प्रॉपर्टी। उस बुक को आप ही सिर्फ पब्लिश करवा सकते हैं आपके नाम से, या कोई बंदा, कोई और बंदा अपने नाम से उस बुक को पब्लिश नहीं करवा सकता। इसी तरह आपको पता होगा कि जो पोएट होते हैं, शायर वगैरह, वो जब कोई शेर लिखते हैं तो वो अपनी बुक जब पब्लिश करवाते हैं तो वो जो शेर है वो उनके नाम से मंसूब हो जाता है, वो उनकी प्रॉपर्टी बन जाता है।
तो ओवरऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अगर आप सम अप करें इसको, तो आप ये समझ लें कि जो भी चीज़ इजाद की गई है, वो चाहे कोई डिज़ाइन है, फार्मूला है, कोई कुछ भी है, जो भी चीज़ इजाद की गई है, वो जो इजाद है वो बेसिकली उस शख्स की, उस इदारे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, एक और चीज़ है कि आईपी, अब मैं जब आईपी का वर्ड बोलूंगा तो आप लोगों को समझ आना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि वो जो चीज़ इजाद की गई है, ठीक है। नाउ आईपी इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ये जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जो भी इजादात होती हैं, इनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, ठीक है। कानून ने इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स, ये आपने शायद ये अल्फाज पहले सुने हों, which enable people to earn recognition or financial benefits from what they invent or create। तो ये चूंकि ये जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, मसलन पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की शक्ल में, ये उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है जो इन चीज़ों को इजाद कर रहे हैं, जो इन चीज़ों को बना रहे हैं, ताकि उनको इन चीज़ों का बेनिफिट मिल सके, फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सके, ठीक है, यानी कि पैसों की शक्ल में उनको कोई बेनिफिट मिल सके और उनकी पहचान बने मुआशरे में, उनका एक नाम बने मुआशरे में, ठीक है। ये इसलिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है इन चीज़ों को, ठीक है जी। By striking the right balance between the interests of innovators and the wider public interest, the IP system aims to foster an environment in which creativity and innovation can flourish। ये जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है इन चीज़ों को, ये क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है ताकि बैलेंस रहे। किस चीज़ में बैलेंस रहे? इनोवेटर्स और पब्लिक जो है, जो उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रही है, उन ईजादात को इस्तेमाल करेगी आगे, वो उन दोनों के दरमियान बैलेंस रहे। यानी कि इनोवेटर जो है उसको भी फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका नाम जाना जाना चाहिए, ठीक है। और जो पब्लिक है वो अलग होनी चाहिए जो इस्तेमाल कर रही है। यानी कि अगर पब्लिक और इनोवेटर एक ही हो जाएंगे तो इससे फिर प्रॉब्लम आएगा, फिर इनोवेटर्स जो हैं वो इनोवेशन करना छोड़ देंगे। अच्छा, ये ऐसा माहौल क्यों क्रिएट किया जाता है? इसकी क्या वजह है? ये ऐसा एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट किया जाता है? ये एनवायरनमेंट इसलिए क्रिएट किया जाता है, दोनों चीज़ों में बैलेंस रखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो इनोवेटर्स हैं, जब उनका नाम बनेगा, जब उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे, तो फिर जो और भी लोग हैं आवाम में से, वो भी फिर इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे, नई-नई इजादात करना शुरू करेंगे, ठीक है। इसलिए इनोवेटर्स को अलग रखना होगा और जो जनरल पब्लिक है, आवाम है आम, उनको अलग रखना होगा, ठीक है। दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो अलग-अलग रखने होंगे, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इनकरेज हों और वो इन्वेंशंस वगैरह करें और अपना नाम बनाएं, और इससे फिर सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा, नई नई जिद्दत आएगी। तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब दोनों को अलग अलग रखा जाएगा, दोनों के राइट्स अलग-अलग होंगे, दोनों के इंटरेस्ट की हिफाजत की जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है कि ये जो आईपीज होते हैं, आईपीआरस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिनको हम कहते हैं, ये किस किस किस्म के राइट्स जो हैं वो मिलते हैं। ये हम लोग यहाँ पर काफ़ी किस्म के राइट्स डिस्कस नहीं करने वाले, हम लोग जस्ट 6 किस्म के जो राइट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उनमें से नंबर 1 जो है, पहला जो राइट है, दैट इज़ पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, यानी कि ये पेटेंट राइट्स की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और ये किस जिस किस्म की इन्वेंशन पे ये राइट्स मिलते हैं। इसी तरह कॉपीराइट्स डिस्कस करेंगे, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या होते हैं, ग्राफिकल इंडिकेशंस यानी कि जीआईएस ये क्या होते हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की टाइप्स हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये दो अलग चीज़ें हैं, यानी कि आईपी एंड आईपीआर ये दो अलग चीज़ें हैं। अब मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। आईपी का मतलब है जो चीज़ इजाद की गई है, कोई डिज़ाइन, कोई फॉर्मूला, कुछ भी जो इजाद किया गया है वो कहलाएगा आईपी। और उस चीज़ को, उस इजाद को इस्तेमाल करने का जो हक है, जो राइट है, वो कहलाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि आईपीआर, ठीक है। मैंने कोई डिज़ाइन इजाद किया है, मैं उसको इस्तेमाल करने का या उसको बेचने का हक रखता हूँ, मैं उसका मालिक हूँ, तो मेरे पास जो राइट्स होंगे उनको कहा जाएगा आईपीआर, ठीक है। और वो जो डिज़ाइन होगा वो मेरा कहलाएगा आईपी। इज दैट क्लियर? तो उसके बाद हम लोग
अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है हमारे पास कॉपीराइट्स। ये कॉपीराइट्स क्या होते हैं और ये राइट कब मिलता है, ये हकूक कब मिलता है और किसको मिलता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो रिमेंबर दैट कॉपीराइट्स जो होते हैं, ये राइट्स जो हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल वर्क्स। ठीक है, कॉपीराइट्स प्रोटेक्ट्स लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल वर्क। यानी कि अगर आपने कोई लिटरेरी काम किया है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कोई बुक लिखी है, उसको हम कहते हैं लिटरेरी वर्क। या आपने कोई आर्टिस्टिक काम किया, यानी कि आपने कोई फिल्म बनाई है, कोई ड्रामा बनाया, कोई मूवी बनाई है आपने, ठीक है, तो वो भी आपके नाम के साथ अटैच होनी चाहिए। एंड म्यूजिकल वर्क, यानी कि कोई भी आपने सिंगिंग की है, कोई आपने नात पढ़ी है, कोई आपने कव्वाली पढ़ी है, कोई आपने सॉन्ग गाया है, कुछ भी आपने म्यूजिकल काम किया है, या आपने कोई धुन नहीं एक ईजाद की है, ये सारी जो आपने चीज़ें ईजाद की हैं, इनको आपके नाम के साथ अटैच कर दिया जाएगा। जो इसका इन्वेंटर होगा, जो इसको ईजाद करने वाला होगा, वो उसके नाम के साथ वो चीज़ें अटैच हो जाएंगी, उस शख्स को राइट दिया जाएगा, और जो राइट दिया जाएगा उस राइट का नाम क्या होगा, कॉपी राइट। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपने कोई बुक लिखी है, फिल्म बनाई है, या कोई सॉफ्टवेयर भी अगर आपने कोई ईजाद किया है, कोई नया बनाया सॉफ्टवेयर, और कोई पेंटिंग आपने कोई बनाई है, या कोई सॉन्ग आपने बनाया है, ये सारी चीज़ें अगर आपने बनाई हैं, तो इसके इन चीज़ों के लिए जो आपको राइट मिलेगा, दैट राइट इज कॉल्ड कॉपीराइट। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो कॉपीराइट है, दैट डज नॉट कवर आइडियाज बट रादर द एक्सप्रेशंस ऑफ दोज आइडियाज। ठीक है, यानी कि अगर आपने सिर्फ आइडिया सोचा है, एक नई धुन आपने सिर्फ सोची है, तो उस सोच पे आपको कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने जो धुन आपने सोची है वो अगर आपने बना दी, तो जब बन जाएगी तो फिर आपको वो राइट मिलेगा। ठीक है, एक और मिसाल ले लेते हैं। मसलन आपने कोई नया सॉफ्टवेयर आपने बनाने के बारे में एक आइडिया आपके जहन में आया, तो अगर वो किसी कोई आइडिया जो है वो अगर आप शेयर करते हैं, तो उस आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप वो सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसके ऊपर आपको जो राइट मिलेगा, दैट इज कॉपीराइट। इसी तरह बुक की एग्जांपल ले लें कि आपने एक टॉपिक सोच लिया कि मैं फलां टॉपिक पे एक बुक लिखना चाहता हूँ। ठीक है, आज तक किसी ने उस टॉपिक पे बुक लिखी नहीं है, आपको एक नया आइडिया, एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया आ गया कि इस टॉपिक पे कभी किसी ने कोई बुक नहीं लिखी, तो मैं इस टॉपिक पे बुक लिखूंगा। आपका आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इस आइडिया की बेस पे आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको कॉपीराइट कब मिलेगा, जब आप उस बुक को बना लेंगे, लिख लेंगे, पब्लिश हो जाएगी, तो आप उसको उसके ऊपर आपको राइट मिलेगा, दैट राइट इज कॉल्ड कॉपीराइट। ठीक है, अब होगा ये कि जब आपकी बुक बन गई, जब आपका सॉफ्टवेयर बन गया, या आपका कोई धुन बन चुकी है, या आपने कोई पेंटिंग बना ली है, सॉन्ग बना लिया है, जब आप बना लेंगे तो आपको मिलेगा, उसको वो आपके नाम के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगी वो चीज़, और आपको कौन सा राइट मिलेगा, कॉपीराइट। ठीक है, उस राइट का नाम क्या होगा, कॉपीराइट। अब कॉपीराइट आपको जब मिल जाएगा तो क्या होगा, फिर उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि जो आपकी बुक है, उस बुक के ऊपर सिर्फ आपका ही नाम प्रिंट होगा। ठीक है, कोई भी पब्लिशर उसको छापेगा, प्रिंट करेगा, तो आपके नाम के साथ ही करेगा। ठीक है, कोई और दूसरा बंदा उठ के आपकी बुक को अपने नाम के साथ नहीं प्रिंट करवा सकता। आप अपनी बुक्स देख लें, आपकी हर बुक के ऊपर उसके राइटर का, उसके ऑथर का नाम लिखा होता है, और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसी बुक का सारा मटेरियल उठाएं और अपने नाम ऊपर लगा के तो आप उस बुक को पब्लिश करवा के और बेच दें। ऐसा ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका जो ऑथर है, जो उसका राइटर है, उसके पास उस बुक के, उस मटेरियल के राइट्स मौजूद हैं। अगर आप उसकी बुक को अपने नाम के साथ पब्लिश करवाएंगे, तो वो अपने राइट्स को इस्तेमाल करते हुए, अपने हकूक को इस्तेमाल करते हुए आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है, आपको कोर्ट में ले जाएगा, और फिर आपको जुर्माना भी हो सकता है, और आपको कैद भी हो सकती है। वो कितनी हो सकती है कैद, कितना जुर्माना हो सकता है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको समझ आ गई कि जो चीज़ आप बुक या फिल्म या आप इस तरह का लिटरेरी वर्क करेंगे, आर्टिस्टिक वर्क करेंगे या म्यूजिकल वर्क करेंगे, तो उसको आप अपने नाम से रजिस्टर करवाएंगे। तो जब रजिस्टर करवाएंगे तो आपको जो राइट मिलेगा, दैट राइट इज कॉल्ड कॉपीराइट। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और मसला आ जाता है। प्रॉब्लम ये आता है कि जी आपने तो एक फिल्म बना ली, या म्यूजिकल वर्क बना लिया, या आर्टिस्टिक वर्क कोई कर लिया, या कोई लिटरेरी वर्क आपने कर लिया, तो आपको राइट मिल गया। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है, इसका एक दुरानिया होता है, इसका एक ड्यूरेशन होता है। ठीक है,
तो उतने अरसे तक वो बुक आपके नाम से अटैच रहेगी। ठीक है, अगर आपने बुक इजाद किया है तो वो बुक आपके नाम से अटैच रहेगी। आपने कोई फिल्म बनाई है तो वो उतना अरसा आपके नाम के साथ अटैच करे रहेगी, फिर उस फिल्म को, उस बुक को कोई भी और अपने इस्तेमाल में ला सकता है। ठीक है, वो ड्यूरेशन कितना होता है? दैट ड्यूरेशन जनरली द क्रिएटर्स लाइफ टाइम प्लस 50 to 70 years डिपेंडिंग ऑन द जुरिस्डिक्शन। यानी कि जब तक वो लिखने वाला क्रिएटर जो है वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक कोई और शख्स उस बुक को इस्तेमाल नहीं कर सकता, प्लस उसकी वफात के 50 से 70 साल बाद तक भी वो बुक उसी के नाम से अटैच रहेगी। ये बात याद रखिए, यानी कि जब तक वो जिंदा है उस तक उसके वफात के 50 से 70 साल बाद तक वो जो भी वर्क है उसका वो उसके नाम के साथ अटैच रहेगा। ठीक हो गया, ये याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा राइट है, उसको कहते हैं पेटेंट राइट्स। अब ये किसको मिलेगा, ये राइट किसको मिलेगा? पेटेंट राइट्स बेसिकली प्रोटेक्ट्स इन्वेंटर्स और इन्वेंशंस और डिस्कवरीज दैट आर न्यू, नॉन ऑब्वियस एंड यूजफुल। यानी कि ये जो पेटेंट राइट्स हैं ये किसको मिलेंगे? ये नई चीज इजाद करने वाले को या नई चीज डिस्कवर करने वाले को मिलेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई नई चीज इजाद करते हैं, जैसे रेडियो इजाद हुआ, जैसे बल्ब इजाद हुआ, ये जो इजादात हैं, जब कोई शख्स इस तरह की कोई नई इजाद करता है तो वो इजाद करने वाले को जो लाइसेंस मिलेगा, जो राइट मिलेगा, उस राइट को कहा जाता है पेटेंट राइट्स। अब जरा साथ साथ कंपैरिजन भी करते जाइएगा। कॉपीराइट और पेटेंट राइट्स, दो दूसरा राइट हम पढ़ रहे हैं, पेटेंट राइट्स। ठीक है, तो ये पेटेंट्स और कॉपीराइट में क्या फ़र्क हुआ, दोनों में क्या फ़र्क हुआ? अब देखें, याद करें, कॉपीराइट में क्या था? अगर आप कोई लिटरेरी वर्क करते हैं या आप कोई म्यूजिकल वर्क करते हैं, ठीक है, या आप कोई आर्टिस्टिक वर्क करते हैं, तो आपको जो राइट मिलेगा वो क्या कहलाता है? कॉपीराइट। लेकिन अगर आप कोई नई चीज इजाद करते हैं, कोई फिजिकल चीज कोई नई इजाद करते हैं, जैसे रेडियो इजाद हुआ, बल्ब इजाद हुआ, पंखा इजाद हुआ, ठीक है, ये चीजें जब इजाद हुई, तो ये जब चीजें इजाद होती हैं, कोई चीजें इजाद होती हैं, तो उन इजादात पे जो राइट मिलता है दैट राइट इज कॉल्ड पेटेंट राइट्स। उसके अच्छा, इसका भी ड्यूरेशन होता है यूजुअली 20 years फ्रॉम द फाइलिंग डेट। फाइलिंग डेट क्या चीज़ है? अब पे कॉपीराइट के बारे में तो हमने पढ़ा था कि वो जब तक आर्ट वो जो क्रिएटर है वो जिंदा रहेगा, प्लस उसकी डेथ के 50 to 70 years बाद तक वो उसके साथ अटैच रहेंगी चीज़ें। अच्छा, पेटेंट राइट्स का ड्यूरेशन क्या है? सिर्फ 20 साल। यानी कि जब कोई चीज़ ईजाद की जाती है तो ईजाद करवा के, ईजाद जब हो जाती है तो उसको रजिस्टर करवाया जाता है उस बंदे के नाम पे या उस इदारे के नाम पे जिसने वो ईजाद किया है। जिस दिन वो रजिस्टर होगी वहां से उसके 20 साल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग फाइलिंग डेट। तो फाइलिंग डेट कौन सी होती है? जिस तारीख को वो रजिस्टर हुआ। ठीक है, जैसे ही वो ईजाद रजिस्टर होगी, अब 20 साल तक वो ईजाद उस शख्स के नाम से मंसूब रहेगी। वो उसकी ईजाद को कोई और शख्स अपने नाम से बना के नहीं बेच सकता। ठीक है, 20 साल जब पूरे हो जाएंगे तो वो ईजाद जो है वो पब्लिक कर दी जाएगी, उसका जो सीक्रेट है वो आम कर दिया जाएगा, पब्लिक कर दिया जाएगा, आम आवाम को बता दिया जाएगा, ताकि लोग फिर उस सीक्रेट, उस चीज़ की ईजाद के जो पीछे बैकएंड पे जो फॉर्मूला था, उस चीज़ को वो देखते हुए उसमें नई जिद्दत लाई जा सके और उससे बेहतर कोई नई ईजाद की जा सके। इसलिए 20 साल बाद उस ईजाद को आम कर दिया जाता है, पब्लिक कर दिया जाता है। क्लियर होगी बात? तीसरी चीज आ गई ट्रेडमार्क्स। ये ट्रेडमार्क्स भी राइट्स हैं। ये कब मिलेंगे, ये किस चीज पे मिलते हैं? ट्रेडमार्क्स बेसिकली प्रोटेक्ट्स सिंबल्स, नेम्स, लोगोज और अदर डिस्टिंक्टिव साइंस दैट आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश गुड्स और सर्विसेज। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो ट्रेडमार्क्स हैं, ये वाला राइट कब मिलता है, ये लाइसेंस कब मिलता है? ये बेसिकली किस चीज़ पे मिलता है? ये मिलता है सिंबल्स पे। कुछ आपने देखी होंगी कंपनीज, वो एक ख़ास किस्म का सिंबल यूज़ करते हैं। सिंबल, एक अलामत यूज़ करते हैं। मसलन आप लोगों ने नाइकी नाइकी का नाम सुना होगा। आप नाइकी के शूज़ परचेज करें तो उसके ऊपर ऐसे एक गुड या टिक का निशान ऐसे लगा होता है। वो निशान जो है वो कोई और जूते बनाने वाली कंपनी या कोई और कंपनी प्रोडक्ट उस निशान को अपनी प्रोडक्ट पे इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर ख़ास किस्म का एक ना सिंबल, कोई अलामत, कोई निशानी बनी होती है। आपने देखा होगा कि कुछ मेडिसिन के ऊपर घोड़े का निशान बना होता है,
ब्लैक हॉर्स छोटा सा आई ड्रॉप्स के ऊपर। तो इस तरह की चीज़ें जो निशानियाँ होती हैं, जो अलामतें होती हैं, उनको हम लोग कहते हैं सिंबल्स। तो वो जिस कंपनी या जिस इदारे के वो सिंबल्स हैं, वो वही यूज़ कर सकते हैं, वो उनकी पहचान होती है। उस सिंबल को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप नाइकी की बात करें तो नाइकी में देखें तो नाइकी का वो जो टिक का निशान है, वो आप अपनी प्रोडक्ट कोई बनाए और उसके ऊपर वो निशान लगा के उसको बेचना शुरू कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप पे केस हो जाएगा। और आपके पे केस कौन करेगा? वही करेंगे नाइकी वाले, कि हमारा सिंबल था, हमारी निशानी थी, ये लोग क्यों अपनी प्रोडक्ट पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट का सिंबल यूज़ कर रहे हैं। तो वो आप उनके ये राइट्स जो है, ये उस निशान को, उस अलामत को उन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ है अपने नाम के साथ, ठीक है। तो समटाइम कोई नेम होते हैं, जैसे कोका कोला का नेम है। कोका कोला का नेम अगर आप देखें, कोका कोला की बोतल के ऊपर या उसकी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कोका कोला का अगर आप नेम देखेंगे तो एक खास स्टाइल से लिखा हुआ है। कोका कोला का जो पहला सी है वो ऐसे नीचे से लंबी सी लाइन ऐसे आगे को की हुई है, ठीक है। तो वो खास तरीके से नाम लिखा हुआ है। तो वो जो नाम है वो उनकी सिंबल भी है और वो नाम उनका नाम भी है। आप उस नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह नेशनल की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनकी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उनका नाम या आप उनका लोगो या आप उनकी कोई सिंबल जो वो उनकी अपनी है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो उन्होंने अपने पास रजिस्टर्ड करवाई हुई है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने जब रजिस्टर करवाई तो उनको जो राइट मिलेगा, दैट राइट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क्स। ठीक हो गया। ट्रेडमार्क राइट्स भी इसको बोलते हैं या ट्रेडमार्क्स भी बोलते हैं। अब तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, कॉपीराइट, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स। अब कॉपीराइट का समझ आ गया आपको, ये कब मिलेगा, ये लाइसेंस आपको या राइट आपको कब मिलेगा? लिटरेरी या आर्टिस्टिक या म्यूजिकल वर्क पे, ठीक है। पेटेंट राइट कब मिलेगा? जब आप कोई इन्वेंशन करेंगे तो आपको जो राइट मिलेगा, दैट इज पेटेंट राइट्स या पेटेंट्स। और ट्रेडमार्क क्या होगा? जब अपना आप नाम, लोगो या सिंबल या कोई और ऐसी निशानी जो आपकी प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से या आपकी सर्विसेज को दूसरी सर्विसेज से अलग करती है, डिस्टिंग्विश करती है, अगर आप इन चीज़ों को रजिस्टर्ड करवाएंगे तो आपको जो राइट मिलेगा, दैट इज ट्रेड मार्क्स, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट, ट्रेड सीक्रेट्स। तो ट्रेड सीक्रेट्स में देखें तो ट्रेड सीक्रेट्स बेसिकली प्रोटेक्ट्स कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन सच एज फॉर्मूलाज, मेथड्स और प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल कोको कोला रेसिपी, कोको कोला की रेसिपी जो है वो बहुत बड़ा सीक्रेट है। वो पता नहीं है किसी को कि वो कोको कोला का जो ब्रांड जो बन रही है, ड्रिंक्स बन रही हैं, उसके अंदर जो रेसिपी यूज़ हो रही है वो कौन सी यूज़ हो रही है, उसमें क्या कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने कितने हैं, ठीक है। तो उसके ये जो जब इस तरह का कोई सीक्रेट होता है तो वो सीक्रेट को आप अपने नाम के साथ रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो आपको जो राइट मिलता है, दैट राइट इज कॉल्ड ट्रेड सीक्रेट्स। इसका भी दुरानिया होता है, इसका ड्यूरेशन होता है एज लॉन्ग एज द इंफॉर्मेशन रिमेन्स सीक्रेट। जब तक वो इंफॉर्मेशन सीक्रेट है तब तक ही उसका ड्यूरेशन है। जब वो सीक्रेट नहीं रहेगी, जब वो इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाएगी, तो उसका जो सीक्रेट राइट्स हैं आपके पास वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है बेसिकली प्रोटेक्ट्स द एस्थेटिक डिज़ाइन और अपीयरेंस ऑफ ए प्रोडक्ट सच एज द शेप ऑफ ए कार और फर्नीचर। यानी कि ये जो राइट्स हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस के जो राइट्स हैं, ये आपको कब मिलते हैं? जब आप कोई डिज़ाइन, ज़ाहरी जो शक्लो सूरत है ना, जो फिजिकली अपीयरेंस जो होती है, जो किसी प्रोडक्ट की जो फर्स्ट जो लुक आ रही होती है, जो शेप नज़र आ रही होती है, वो डिज़ाइन जो है, जैसे आप लोगों को मिसाल दी गई है, जैसे कि फर्नीचर का डिज़ाइन होता है, जैसा कि कपड़ों के डिज़ाइन होते हैं, जैसा कि आपके इसी तरह के और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ख़ास किस्म के खूबसूरत से गाड़ियों के जो डिज़ाइन होते हैं, ये जो डिज़ाइन होते हैं आप इनको भी रजिस्टर करवा सकते हैं ताकि कोई और इस डिज़ाइन को कॉपी ना कर सके। और वो डिज़ाइन सिर्फ आप ही फिर बना सकते हैं, आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और उस डिज़ाइन को कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप उसको रजिस्टर करवा लेते हैं, और जब आप इस तरह के डिज़ाइन वगैरह को आप रजिस्टर करवा लेते हैं कि ये डिज़ाइन भाई हमारा है, इसको कोई और इस्तेमाल ना करे, तो आपको जो राइट मिलेगा, दैट राइट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस राइट्स, ठीक है। इसका ड्यूरेशन होता है टिपिकली 10 to 25 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द जुरिस्डिक्शन। ये 10 से 25 साल के दरमियान होता है, ठीक है। 10 साल हो सकता है, 12 साल हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो आप किस जगह पे रहते हैं, वहाँ पर कानून क्या बना हुआ है इसके बारे में। वो कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है, इसी तरह डिज़ाइन टू डिज़ाइन वेरी कर सकता है, इसी तरह वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर सकता है।
तो ये चीज़ें हैं। लेकिन 10 से 25 साल के दरमियान ये होता है। कुछ प्रोडक्ट्स पे ये 10 साल रखा जाता है कि 10 साल तक इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। कुछ जगहों पे, कुछ कंट्रीज़ में ये 15 साल तक रखा जाता है कि ये भई इस डिज़ाइन को आप 15 साल तक कोई कॉपी नहीं करेगा। आप उसके बाद आप कोई भी इस डिज़ाइन को कॉपी करना चाहे तो कर सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करता है कि फर्नीचर का डिज़ाइन है या गाड़ी का डिज़ाइन है। तो हमें भी देखना होगा कि फर्नीचर का डिज़ाइन है तो 10 साल तक का हम उसको कर सकते हैं प्रोटेक्ट। उसके बाद कोई भी इसको कॉपी करना चाहे कर सकता है। अगर गाड़ी का है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको 12 साल तक सीक्रेट रखा जा सकता है, मतलब उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो उसके बाद कोई भी अगर गाड़ी वाला करना चाहे, कोई टोयोटा वाला, होंडा होंडा वाले कोई ऑडी को कॉपी करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह करके एक ड्यूरेशन रखा जाता है ताकि इतने अरसा तक कोई उसको कॉपी ना करे, उसके बाद कोई कॉपी करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, जीआईएस इसको हम बोलते हैं। ये भी एक राइट होता है। दैट राइट प्रोटेक्ट्स प्रोडक्ट्स विद स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन्स दैट पोजेस क्वालिटीज और रेपुटेशंस टाइड टू दैट लोकेशन। ठीक है। मखसूस जोग्राफियाई माखज वाली जो मसनूआत होती हैं उनकी हिफाजत करता है ये। ठीक है। और उन चीज़ों को उनके नाम के साथ, उस जगह के नाम के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे चैंपेन है, जैसे दार्जिलिनी टी है। ये ये सारी जो जगह हैं बेसिकली उनके नाम के साथ ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये अटैच हैं। तो उनको उनको राइट जो मिलता है वो राइट कहलाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ठीक है जी। तो इसके ये थे हमारे टोटल 6 किस्म के जो राइट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं कि कॉपीराइट जो है वो किस पे मिलता है, पेटेंट राइट जो है वो किस पे मिलता है, और इसके बाद हमने देखा ट्रेडमार्क राइट जो है वो कहाँ पर किस चीज़ पे मिलता है, ट्रेड सीक्रेट राइट जो है वो किस चीज़ पे मिलता है, इंडस्ट्रियल राइट किस चीज़ पे मिलता है, और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का जो राइट है वो किस चीज़ पे मिलता है। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ आईपीआर प्रोटेक्शन। ये जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, सॉरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स को हमें प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, क्यों इनको महफूज करना ज़रूरी है, और इसकी क्या वजह है। इसके लिए 4 वजूहात हैं बेसिकली। तो और भी हो सकती हैं लेकिन 4 मेन इसकी वजूहात हैं। द फर्स्ट वन इज एनकरेज इनोवेशंस। हमने ये पहले भी बात कर ली है कि अगर हम आईपीआर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, आईपीआर नहीं लेंगे और इनकी हिफाजत नहीं की जाएगी, अगर ये आईपीआर का सिस्टम ना हो तो फिर मसला आ जाएगा। ठीक है। और अगर आईपीआर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लोगों को दिए जाएंगे, इन्वेंटर्स को दिए जाएंगे, जो चीज़ें बना रहे हैं क्रिएटर्स उनको अगर ये राइट्स दिए जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर क्या फ़ायदा क्या होगा उसका। उसका पहला फ़ायदा ये होगा, एनकरेज इनोवेशंस। इससे क्या होगा कि इनोवेशंस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। लोग नई नई इनोवेशंस करना शुरू हो जाएंगे। जब उनको फ़ायदा मिल रहा होगा, फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा होगा, रिकॉग्निशन मिल रही होगी, तो वो लोग जो हैं वो इनकरेज होंगे। वो भी उनका हौसला बढ़ेगा और वो लोग नई नई, और भी लोग जो हैं वो नई नई चीज़ें इजाद करना शुरू कर देंगे। ठीक है। दूसरा फ़ायदा इसका क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है इक्तिसादी तरक्की। यानी कि इससे मुल्क में भी तरक्की आएगी। कैसे? इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली स्टिमुलेट्स इन्वेस्टमेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूटिंग टू ए नेशंस इकोनॉमी। यानी कि इससे क्या होगा कि सरमायाकारी बढ़ेगी, तहकीक पे लोग आएंगे, लोग रिसर्च करना शुरू करेंगे, लोग डेवलपमेंट की तरफ आएंगे, तरक्की की तरफ आएंगे। तो इन सारी चीज़ों से जब इन्वेस्टमेंट हो रही होगी, लोग तरह तरह की रिसर्च कर रहे होंगे, लोग डेवलपमेंट्स कर रहे होंगे, नई नई डेवलपमेंट्स कर रहे होंगे, तो इससे क्या होगा, वो सारी जो कौम है, उन सारी मुल्क है, उसकी जो इकोनॉमी है वो पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मईशत के ऊपर, उसकी इक़्तिसादियात के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ना शुरू कर देगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो फ़ायदा होता है दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रिवेंट्स counterfeit products, ensuring consumers receive authenticated and safe goods। यानी कि जो कंज्यूमर है, यानी कि जो चीज़ें इस्तेमाल करने वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर। एक बंदा है चीज़ बनाने वाला और एक होता है बंदे जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि जो अवाम है वो इस्तेमाल कर रही होती है। अब अवाम जो है जो चीज़ें इस्तेमाल कर रही है उसकी भी हिफाजत होगी। उसकी कैसे हिफाजत होगी, उनको पता होगा कि भाई ये जो मैंने प्रोडक्ट खरीदी है इसके ऊपर अगर ये कोका कोला लिखा हुआ है तो ये वाकया ही कोका कोला की प्रोडक्ट है, ये किसी और कंपनी या किसी और शख्स की प्रोडक्ट नहीं है जिसने जालसाजी से या 2 नंबरी से उसने कोका कोला का ऊपर नाम लगा दिया हुआ है। ठीक है। जब कोका कोला कंपनी को प्रोटेक्ट मिलेगा, राइट्स मिलेंगे, आईपीआर मिलेंगे, तो कोई और
जो कंपनी है या कोई और शख्स जो है वो कोका कोला की प्रोडक्ट नहीं बना सकता। ठीक है, इस तरह क्या होगा कि जब कोई आम बंदा कोका कोला की प्रोडक्ट खरीदेगा, उसके ऊपर लिखा होगा कोका कोला, तो उसको ये कॉन्फिडेंस होगा, उसको ये यकीन होगा, एतमाद होगा कि भाई मैं अगर देख के खरीद रहा हूँ प्रोडक्ट, इसके ऊपर कोका कोला का नाम देख के खरीद रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये वाकई कोका कोला की प्रोडक्ट होगी। तो इस तरह नकली प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनसे, जाली मसनूआत जो होती हैं उनसे बचा जा सकेगा, कंज्यूमर को जाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसी तरह फेयर कंपटीशन का एक माहौल पैदा हो जाएगा। फेयर कंपटीशन promotes a level playing field in businesses by discouraging unfair practices। ठीक है, यानी कि इससे क्या होगा कि गैर मुनसिफाना तर्ज अमल की हौसला शिकनी करके कारोबार में बराबरी के मैदान को फ़रोग देता है। ये जो आईपीआर होता है, जब हर एक के पास राइट होंगे तो हर एक शख्स अपनी अपनी ईजाद करेगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, मुकाबले का एक माहौल बन जाएगा। जब मुकाबले का माहौल बनता है तो वो हर शख्स, हर इदारा एक दूसरे से बढ़ चढ़ के अच्छी बेहतर क्वालिटी वाली चीज़ें बनाना शुरू करेगा। ठीक है, हर शख्स रिसर्च करना शुरू कर देगा, हर शख्स, हर इदारा जो है वो रिसर्च करना शुरू कर देगा, अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर से बेहतर बनाना शुरू कर देंगे। तो कंपटीशन का एक माहौल बन जाएगा, मुकाबलेबाजी आ जाएगी। और जब फर्म्स में, इदारों में मुकाबलेबाजी होती है तो फिर उससे वो एक दूसरे से बढ़ के क्वालिटी देना चाहते हैं, और एक दूसरे से मुकाबलेबाजी में प्राइसेस जो हैं वो भी कम हो जाती हैं, कीमतें कम हो जाती हैं, इससे आवाम को बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आना शुरू हो जाती हैं अगर आप आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्वेंटर्स को देना शुरू करेंगे, तो उससे ये बड़े फ़ायदे होना शुरू हो जाएंगे। लोगों में इन्वेशंस एनकरेज होंगे, लोग इन्वेशंस के लिए, इकोनॉमी बेहतर होगी, कंज्यूमर को अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी, क्वालिटी की प्रोडक्ट मिलेगी, जिस ब्रांड की वो ख़रीदना चाहता है उसी की मिलेगी उसको। और इदारों में और जो अफराद हैं उनमें कंपटीशन का माहौल पैदा हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद है आईपीआर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि आईपीआर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले है लीगल फ्रेमवर्क्स। तो लीगल फ्रेमवर्क्स जो है बेसिकली क्या चीज़ होती है, लीगल फ्रेमवर्क किसे कहते हैं? लीगल फ्रेमवर्क में का मतलब होता है आईपी कानूनी ढांचा, इसको हम लोग बोलते हैं कानूनी ढांचा। यानी कि हर कंट्री में जो भी आपके पेटेंट्स हैं या कॉपीराइट्स हैं, जो भी आपके राइट्स हैं या ट्रेडमार्क्स के राइट्स हैं, इनको, इन हकूक़ को रजिस्टर करने और नाफज करने के कवानीन होते हैं हर कंट्री में। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क मतलब कंट्रीज हैव लॉज फॉर रजिस्टरिंग एंड एनफोर्सिंग आईपी राइट्स सच एज कॉपीराइट एक्ट और पेटेंट एक्ट। ये जो एक्ट लिखा हुआ है एसीटी, ये बेसिकली कानून के लिए ये यूज़ होता है। कोई कानून अगर हो, जैसे कोई मुल्क की जो पार्लियामेंट होती है, जो वो जब कोई कानून बनाती है, यानी कि कौमी असम्बली, हमारे मुल्क में जैसे पाकिस्तान में कौमी असम्बली है, वहाँ पे कोई बिल पेश होता है, कोई कानून बनाने के लिए कोई एमएनए दरख्वास्त देता है कि भाई ये कानून बनाया जाए, उसको हम कहते हैं कि ये बिल पेश किया गया। वो अगर सारे, वो असम्बली अगर उस नेशनल असम्बली के सारे लोग, जो लोग हैं, वो अगर उसको ओके कर देते हैं, मोर देन 50% लोग अगर उस पर एग्री हो जाते हैं, पास हो जाती है वो, या उसका जो भी कोरम है अगर पूरा हो जाता है, तो वो जो बिल है वो पास होके अगले फ्लोर पे चला जाता है, वहाँ से पास होता है, फिर आगे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के पास पहुँच जाता है, वहाँ से अगर पास हो जाता है तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास पहुँच जाता है, प्रेसिडेंट से भी जब पास हो जाता है तो वो बाकायदा एक कानून बन जाता है। वो जो कानून बनता है उस कानून को कहा जाता है एक्ट। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो एक्ट्स हैं, कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट राइट एक्ट या पेटेंट एक्ट, ये जो एक्ट्स हैं ये ये बेसिकली कवानीन है। तो हर मुल्क में ये कवानीन होते हैं। जिस जिस हर मुल्क में, हमारे मुल्क में अगर कोई बंदा कोई अपनी बुक लिखेगा कोई, तो वो उसको रजिस्टर करवाएगा, तो किस कानून के तहत रजिस्टर करवाएगा? कॉपीराइट एक्ट, जो हमने पढ़ा है अभी, कॉपीराइट एक्ट, इस कानून के तहत वो रजिस्टर करवाएगा, ये कॉपीराइट एक्ट। इसके मुताबिक रजिस्टर, अगर कोई हमारे मुल्क में कोई नई ईजाद करता है तो वो पेटेंट एक्ट के तहत उसको रजिस्टर करवाएगा, इस कानून के तहत। इसके तहत जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो इसका वो उसके राइट्स जो हैं वो उसको मिल जाएंगे। इसी तरह इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ मतलब दूसरे मुल्कों के साथ भी हमारे कुछ वायदे हुए होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज़, या उनको हम लोग उर्दू में बोलें तो बैनुल अक़वामी वादे होते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स लाइक द बैरन कन्वेंशन, ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड मैड्रिड प्रोटोकॉल फैसिलिटेट ग्लोबल आईपी प्रोटेक्शन। ये मुख्तलिफ किस्म के कुछ मायदे हैं जो पूरी दुनिया में मुल्कों ने आपस में एक दूसरे के साथ किए हुए हैं, और इन मायदों के तहत ये होता है
कि कोई भी एक मुल्क में रहने वाला जो इन्वेंटर है, क्रिएटर है, उसके जो राइट्स हैं, कॉपी राइट्स हैं या पेटेंट राइट्स हैं, उनको या उसकी जो आईपीज हैं, यानी कि उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी इजादात हैं, जो उसकी बुक्स हैं, उनको कोई और मुल्क का बंदा या इदारा अपने नाम के साथ उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता या बना नहीं सकता। ठीक है, मुल्कों ने भी आपस में मायदे किए हुए हैं। यानी कि कोई एक ऑथर है, फॉर एग्जांपल वो अमेरिका में बैठा हुआ है, उसने वहां पर बैठ के एक बुक लिखी है, वो अमेरिकन बुक जो है, अमेरिकन ऑथर की जो बुक है, वो अगर मैं अगर यहाँ पर पाकिस्तान में अपने नाम से वो बुक जो है वो पब्लिश कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का और अमेरिका का आपस में एग्रीमेंट है कि हमारे एक दूसरे के जो हमारे जो क्रिएटर्स होंगे हमारे मुल्कों में, उनकी जो इजादात होंगी या उनकी जो इख्तरा होंगी, उनको हमारे मुल्कों के दूसरे मुल्कों के जो बाशिंदे हैं, एक दूसरे के मुल्क के जो बाशिंदे हैं, वो उसको इस्तेमाल अपने नाम से इस्तेमाल नहीं करेंगे, या इसको हम यूँ कह सकते हैं मिस यूज़ नहीं करेंगे एक दूसरे की इजादात का। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल कुछ एग्रीमेंट्स हैं उनके नाम आपको बताए गए यहाँ पर, बैरन कन्वेंशन, ट्रिप्स एग्रीमेंट वगैरह। ठीक है, तो इन इन के तहत हर एक मुल्क के जो इन्वेंटर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, उनकी इजादात को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है जिसके तहत आईपीआर को प्रोटेक्ट किया जाता है। रजिस्ट्रेशन क्या है? क्रिएटर्स और कंपनीज मस्ट रजिस्टर देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू गेन प्रोटेक्शन इन मोस्ट केसेस, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एटसेट्रा। ठीक है, तो जो भी क्रिएटर है, जो भी कंपनी है, जिसने भी कोई इजाद की है, उसको अपनी जो प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी उसकी इजाद है, उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। अगर वो रजिस्टर नहीं करवाता, अगर वो रजिस्टर नहीं करवाता, तो कोई भी अगर उसकी वो उस इजाद को चुरा ले और चुरा के अपने नाम के साथ वो रजिस्टर करवा ले, तो फिर उसका जो क्रिएटर था, असल जो क्रिएटर था, उसका नुकसान हो जाएगा, और उसका नुकसान जो है वो कोई अदालत फिर उसको सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि जब वो अदालत में जाएगा और जाके कहेगा कि जनाब ये तो इजाद मेरी थी और मेरी इजाद जो है वो फलां बंदे ने वो फार्मूला चोरी करके अपने नाम से बना लिया, तो अदालत उसे कहेगी भी भाई बताओ, आपने जब कोई अगर आपकी ये इजाद थी तो आपने क्या इसको रजिस्टर करवाया था कॉपीराइट के तहत या पेटेंट राइट के एक्ट के तहत? वो जो कवानीन अभी हमने डिस्कस किए हैं, क्या उन कवानीन के मुताबिक आपने इसको रजिस्टर करवाया था? अगर आपने रजिस्टर करवाया था तो ठीक है, हम उस बंदे को पकड़ लेते हैं, उसको फाइन भी करेंगे, उसको हम लोग जुर्माना कर देते हैं, साथ उसको हम सज़ा भी देते हैं। लेकिन अगर आपने रजिस्टर ही नहीं करवाया हुआ था, तो फिर आपकी नहीं बनती, वो जिसने रजिस्टर करवा लिया है वो उसकी बनती। तो ये भाई, ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई ईजाद करें, कोई चीज़ लिखें, कोई आप बुक लिखें या कुछ भी करें, वो आपकी इजाद जो है, जो क्रिएशन है आपकी, उसको रजिस्टर होना ज़रूरी है, और उसके कानून के मुताबिक रजिस्टर होना ज़रूरी है। हर चीज़ का अलग-अलग कानून है, तो उसके लिए उसको उस कानून के हिसाब से रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। उसके बाद एनफोर्समेंट का एक प्रोसीजर है। एनफोर्समेंट का मतलब होता है कि चाराजोई, कानूनी चाराजोई जिसको हम बोलते हैं। लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट इन्फ्राइंगमेंट सच एज फाइन्स, लॉ सूट्स और क्रिमिनल पेनल्टीज। ठीक है, तो ये जो भी अब आपके जो कवानीन बने हुए हैं, जैसे हमने पढ़ा अभी कि पेटेंट एक्ट बना हुआ है और कॉपीराइट एक्ट बना हुआ है, ये कवानीन तो बन गए, लेकिन इनको नाफज भी किया जाता है। और नाफज करने का मतलब क्या है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स का ट्रेडमार्क या कोई उनकी बुक को मिसयूज करेगा, तो उसको उसको हम बोलते हैं इन्फ्राइंगमेंट। ठीक है, अच्छा, कोई मिसयूज करेगा तो तो मिसयूज करने वाले को फाइन भी हो सकता है, उस पर केस भी किया जा सकता है, और उसको इस जुर्म की के ज़मरे में ज़मरे इस जुर्म के बदले में उसको कोई पेनल्टी, कोई जुर्माना भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, कैद भी किया जा सकता है, कुछ जगहों पे कैद भी है, 6 माह, साल, इस तरह करके। तो समटाइम ऐसा होता है कि कैद किया जाता है, और समटाइम ऐसा होता है कि जुर्माना किया जाता है, और समटाइम ऐसा हो कि दोनों सज़ाएं दी जाती हैं। तो ये सज़ाएं हैं, तो इसलिए ज़रा इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। आपने किसी का मिसयूज़ नहीं करना और अपना मिसयूज़ होने भी नहीं देना। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है चैलेंजेस इन आईपीआर प्रोटेक्शन। अब हम आईपीआर को प्रोटेक्ट तो करते हैं, लेकिन इनको प्रोटेक्ट करने में कुछ हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वो चैलेंजेस क्या हैं? उसमें नंबर 1 जो चैलेंज है वो है काउंटर फीटिंग एंड पायरेसी। ये पायरेसी या काउंटर फीटिंग क्या चीज़ होती है? अनलॉफुल डुप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल्स। यानी कि क्या करते हैं कि अनलॉफुल डुप्लीकेशन,
यानी कि डुप्लीकेट बना लेते हैं कोई चीज़, ठीक है? यानी कि जो चीज़ इजाद हुई है, उसकी तरह की एक और चीज़ हम बना लेते हैं। इसको कहते हैं डुप्लीकेशन। तो ये जो डुप्लीकेशन है ये गैर कानूनी है, ठीक है? याद रखिएगा, ये जो डुप्लीकेशन है ये गैर कानूनी है। लेकिन लोग जो हैं वो कर लेते हैं डुप्लीकेट, और उसमें ऐसी चीज़ें चेंज करते हैं कि वो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही इन्वेस्टिगेशन डीप इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है इस तरह की डुप्लीकेशन को पकड़ने के लिए, ठीक है? उसमें फिर परसेंटेज वगैरह देखी जाती है। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि वो कोई बुक या कोई मटेरियल अगर आपने लिखा है, तो उस तरह की अगर कोई बंदा और भी बुक लिख दे, तो देखना पड़ेगा कि उसकी बुक जो है और हमारी बुक जो है वो कितने परसेंट मैच हो रही है। वो परसेंटेज देखी जाती है, ठीक है? और वो परसेंटेज अगर एक खास लिमिट से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि वो कॉपी की गई है। और अगर एक जो मैचिंग जो है वो एक परसेंटेज से कम हो, तो फिर उसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये उसकी अपनी बुक हो सकती है, ये हमारा उन्होंने जो मटेरियल है ये कॉपी नहीं किया, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर वो परसेंटेज 70% है, तो 70% का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 70% बुक अगर हमारी बुक और जो नई बुक लिखी है किसी दूसरे बंदे ने हमारी बुक को देख के, अगर हमारी दोनों की बुक्स आपस में 70% मैच हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसने हमारी बुक का कॉपी किया है, ठीक है? तो हम उसको केस फाइल कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर वो 70% से कम है, यानी कि 60% तो मैच हो रही है लेकिन 40% मैच नहीं हो रही, तो फिर इसका मतलब है कि वो उसने हमारी बुक कॉपी नहीं की, ठीक है? बेशक उसने कॉपी की भी हो तो फिर भी हम उसके ऊपर केस नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि वो उस लिमिट तक कॉपी मटेरियल नहीं हुआ। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये बड़ा मसला है इसमें पायरेसी का। तो लोग डुप्लीकेट बना लेते हैं चीज़ें, उस तरह की चीज़ें बना लेते हैं। तो इसलिए ये बड़ा एक चैलेंज है आईपीआर प्रोटेक्शन में। दूसरा चैलेंज क्या है? कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट। यानी कि हमें पता तो चल जाता है कि फ़लाँ शख्स जो है वो हमारा ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा है, या फ़लाँ इदारा जो है वो हमारा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को मिसयूज़ किया जा रहा है, कोई और शख्स अपने नाम के साथ उसको चलाई जा रहा है। हमारे सिंबल, हमारा कोई लोगो था, वो किसी और ने लगा के अपनी प्रोडक्ट पे वो चला रहा है उसको। हमें पता तो चल गया। लेकिन अगर हम लोग उसके ऊपर केस फाइल करते हैं, और केस फाइल करने पे ज़ाहिर बात है चार्जेस आएँगे, कॉस्ट लगेगी, पैसा लगेगा, ठीक है? और अगर तो वो पैसा बहुत ज़्यादा है, वकीलों का खर्चा, अदालत का खर्चा, ये वो इस तरह के अगर खर्चात बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि भाई हम लोग कहाँ-कहाँ, ये ना हो कि हमारा जो बेनिफिट है, वो हमारे नुकसान से कम हो जाए। यानी कि नुकसान, ये जो हमारी कॉस्ट है केस वगैरह फाइल करने की, वो बहुत ज़्यादा हो, और उसको प्रोटेक्ट करने का जो फ़ायदा है वो कम हो, तो फिर हम लोग उसको इस किस्म के जो चैलेंजेस आते हैं उनको फिर हम कैसे डील करेंगे? यानी कि ये भी एक बड़ा चैलेंज है। सम टाइम हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारा नुकसान तो हो रहा है, लोग हमारा नाम यूज़ कर रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है, लेकिन हमारा उतना नुकसान नहीं हो रहा जितना हम लोग अगर केस फाइल करते हैं तो वो फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर हमारे पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर वो जो हमारा मिस हो रहा है ट्रेडमार्क वगैरह, अगर उससे नुकसान कम है और केस फाइल करने का कॉस्ट जो है, कीमत जो है वो ज़्यादा है, तो फिर हम छोड़ देते हैं उसको, भाई दफ़ा करो यार, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। तो अगर लेकिन कोई बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े लेवल पे हमारे प्रोडक्ट का जो लोगो है वो कॉपी करके लगाया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा, हमारी उतनी सेल नहीं हो रही जितनी वो 2 नंबर सेल करी जा रहा है, हमारी प्रोडक्ट का नाम इस्तेमाल करके, हमारे ट्रेडमार्क इस्तेमाल करके, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि कॉस्ट हमारी लॉ, अगर लॉ सूट करते हैं, मतलब केस फाइल करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो उस पे कॉस्ट अगर कम आ रही है और हमारा उधर से नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हमें जाना पड़ेगा, फिर हमें जाना चाहिए। तो ये भी एक कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट, ये जो हमारा हक है इसको हम फोर्स करने पे जो कॉस्ट आती है हमारी, उसको, वो भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसी तरह डिजिटल चैलेंजेस है नंबर 3 पे, डिजिटल चैलेंजेस। Digital challenges with the rise of the internet, protecting IP has become more complex. जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है, लोगों के पास एक्सेस आ रही है इसकी, तो इसमें क्या हो रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं मटेरियल। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह जो होती हैं, एक एक वीडियो जो है, एक वीडियो असल बंदे ने जिसकी अपनी वीडियो थी उसने वो लगाई, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसी वीडियो को कोई और बंदा भी अपने भी चैनल पे चला रहा होता है, और वो 10 15 20 बल्कि कई 100 चैनलों पे वो चल रही होती है वीडियो। तो उसमें क्या किया होता है, उन्होंने उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस की होती हैं, और वो चेंजेस करके उसको चला रहे होते हैं। तो इंटरनेट जो है वो, इसने एक फैसिलिटी कर दे दी है कि वो किसी की भी वीडियो उठा के उसको वो मिसयूज़ किया जा रहा है, कोई और अपने नाम के साथ उसको पब्लिश कर रहा है, उसको ऑन एयर चलाई जा रहा है। तो ये जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है वैसे वैसे ये चैलेंजेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं।
इस तरह ग्लोबल वेरिएशन का बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। ग्लोबल वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस इन आईपीआर लॉज अक्रॉस कंट्रीज मेक इंटरनेशनल प्रोटेक्शन डिफिकल्ट। यानी कि एक कंट्री में कानून है और दूसरी कंट्री में कोई और कानून है, तीसरी कंट्री में कोई और कानून है। एक कंट्री में एक चीज़ को आप यूज़ नहीं कर सकते और वही चीज़ जो है वो दूसरे कंट्री में इस्तेमाल करने का हक हासिल है, आप कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पर अगर कंट्री ने एक ऐसे कानून बना दिया हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ पर आप जाके उसके ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारा कंट्री है, इसमें लोगो एक बंदा एक कंपनी का लोगो वही यूज़ कर सकती है, कोई और कंपनी उसका लोगो इस्तेमाल नहीं कर सकती, ठीक है? मिसाल ले लेते हैं। अब दूसरा एक और फ़र्ज़ करें, कोई एक और एक्स वाई ज़ेड कंट्री है, वहाँ पर ये कानून है कि आप किसी का भी लोगो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि हमारा लोगो हमारे कंट्री में तो कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन उस कंट्री में हमारा लोगो इस्तेमाल हो सकता है। हमारा लोगो लगा के वो अपनी प्रोडक्ट बना-बना के बेच सकते हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि कंट्री टू कंट्री जो लॉज़ हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो वहाँ पर फिर अपने आईपीआर को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ये चैलेंजेस हैं जो कि हमें देखने होंगे जब हम लोग अपने आईपीआर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। सेम लाइक दैट आईपीआर प्रोटेक्शन इज एसेंशियल फॉर फोस्टरिंग इनोवेशन एंड मेंटेनिंग इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है? यानी कि ये जो आईपीआर की प्रोटेक्शन है ये इन्वेंशंस को फ़रोग देने और इक़्तिसादी और सकाफ़ती तरक्की जो है हमारी कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, इनकी तरक्की के लिए को बरकरार रखने के लिए आईपीआर का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। अगर आप आईपीआर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, तो आपकी जो जिद्दत आ रही है, जो इनोवेशंस हो रही हैं और जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो आपकी कल्चरल डेवलपमेंट है, ये फिर रुक जाएगी अगर आप आईपीआर का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, ठीक है? Same creators and businesses must be proactive in safeguarding their intellectual property, leveraging both local laws and international agreements to ensure their rights are upheld, ठीक है? यानी कि ये जो इनोवेटर्स हैं, क्रिएटर्स और कारोबारी इदारों को अपनी ये जो आईपीआर हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ाल होना चाहिए। हर इदारे को, हर क्रिएटर को एक्टिव होना चाहिए कि भाई वो अपनी आईपीआर का तहफ़्फ़ुज़ करे, ठीक है? इससे क्या होगा, मुकामी कवानीन और बैनुल-अक़वामी कवानीन दोनों मुआहदों के फ़ायदा उठाना है आपने, ठीक है? यानी कि जो आपका मुकामी कवानीन है, उनको भी आपने देखना है, क्रिएटर्स ने देखना है और जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, बैरन वगैरह और दूसरे जो इस तरह के इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उनको भी देखना है और उन कवानीन का फ़ायदा लेना है और अपने जो आईपीआर्स हैं, इनकी हिफाज़त करनी है, ताकि ये जो आपके मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल डेवलपमेंट ये सारी होती रहें। अगर आप अपने आईपीआर की हिफाज़त करना छोड़ देंगे और कवानीन को आप सहारा नहीं लेंगे, कवानीन को एक्शन में नहीं लेके आएँगे, तो फिर वो आपके मुल्क के लिए भी मसाइल हैं, आपके लिए तो हैं ही हैं, ठीक है? द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन पाकिस्तान थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन पाकिस्तान। So, in Pakistan, intellectual property rights are safeguarded through a legal system which aims to protect and advance innovation, investment and creativity. ठीक है? पाकिस्तान में जो आईपीआर का तहफ़्फ़ुज़ है, पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो तहफ़्फ़ुज़ है, कानूनी निज़ाम के ज़रिए किया जाता है। पाकिस्तान में कानूनी निज़ाम है, जिसके ज़रिए आईपीआर का हिफाज़त की जाती है। और इसका मकसद क्या है? जिसका मकसद क्या है? जिद्दत, सरमायाकारी और तख्लीकी सलाहियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना। ये जो कवानीन हैं, ये हमारे बनाए जाते हैं ताकि इनोवेशंस, क्रिएटिविटी वगैरह को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है? पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन्स आर सम ऑफ द डोमेन्स कवर्ड बाय द पाकिस्तानी आईपीआर्स रिजीम, ठीक है? पाकिस्तान में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स और सनती डिज़ाइन वगैरह जो होते हैं, इन तमाम आईपीआर्स की हिफाज़त की जाती है पाकिस्तान में, ठीक है? और अभी ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमने अभी जो डिस्कस की हैं, ये पाकिस्तान के हवाले से भी और आईपीआर्स की प्रोटेक्शन के हवाले से भी और कवानीन के हवाले से भी, ये बहुत अहम है आपके बिज़नेस के लिए, आपके लिए, और आपको इन चीज़ों का पता भी होना चाहिए और आपको ये चीज़ें जो हैं, ये इस्तेमाल भी करनी आनी चाहिए कि ये इन कवानीन को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ द प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआर्स कैसे होती है, द प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआर्स अंडर पाकिस्तानी लॉज। ये जो पाकिस्तान में जो कवानीन है,
इन पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक सर्टन टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईपीओ ऑफ पाकिस्तान टू बी प्रोटेक्टेड इन पाकिस्तान। यानी कि अगर पाकिस्तान में अगर आपने अपनी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना है तो आप उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईपीओ के मुताबिक आप रजिस्टर करवाएं। और अगर आप रजिस्टर करवाएंगे तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिल जाएंगे। यानी कि आईपी को रजिस्टर करवाएंगे तो आपको आईपीआर मिल जाएगा, ठीक है। और आपका जो भी चीज़ आपने रजिस्टर करवाई है, ट्रेडमार्क या पेटेंट वगैरह जो भी आपने रजिस्टर करवाई है चीज़, क्रिएशन इनोवेशन कुछ भी आपने रजिस्टर करवाया है तो उसका आपको मिल जाएगा, राइट मिल जाएगा, आईपीआर मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगी, किसके तहत होगी, किस में होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन आईपीओ, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पाकिस्तान में आपके तमाम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको यहाँ पर रजिस्टर करते हैं। द लीगल फ्रेमवर्क इन पाकिस्तान प्रोटेक्ट्स आईपीआर इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सेट बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान में ये जो WTO है और WIPO है, पाकिस्तान इसमें इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है, ठीक है। याद रखिएगा पाकिस्तान मेंबर है WIPO का और WTO का, इनका मेंबर है। और पाकिस्तान जो है वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है इनके बनाए हुए कवानीन के मुताबिक, ठीक है। ये WTO और WIPO के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक ये इनकी हिफाजत करता है पाकिस्तान। द पेटेंट राइट्स ऑर्डिनेंस 2000, ये कानून है पेटेंट्स ऑर्डिनेंस 2000, PO इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। जब भी PO का लफ्ज आएगा तो आपको याद होना चाहिए पेटेंट्स ऑर्डिनेंस, ठीक है। ये कानून है पाकिस्तान में। द ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस यानी कि 2001 ये है, द ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001, यहाँ इसको शॉर्ट फॉर्म में TO कहते हैं। तो जहां पर TO लिखा होगा तो आपको याद आ जाना चाहिए कि दिस इज ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001, ठीक है। इसी तरह एक और कानून है पाकिस्तान में, दैट इज कॉल्ड एंड कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे CO। ये तीसरा कानून है। 3 कानून अभी तक हमने डिस्कस किए पाकिस्तान में, PO, TO एंड CO, ठीक है। लार्जली मेक अप पाकिस्तान IPR's लीगल फ्रेमवर्क, पाकिस्तान का जितना लीगल फ्रेमवर्क का कानूनी सारा ढांचा है जो IPR's को प्रोटेक्ट करता है उसमें ये मेन 3 कवानीन है, PO, TO एंड CO। The registration and protection of various IPRs are provided for under these laws। जो आपको मुख्तलिफ किस्म के ये जो राइट्स दिए जाते हैं, कॉपी राइट्स, पेटेंट राइट्स, ये इन्हीं कवानीन के तहत दिए जाते हैं, ठीक है। In addition, Pakistan being a member of WIPO and WTO is a party to the Paris Convention for the Protection of Industry Property, the Berne Convention and the Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights। पाकिस्तान यानी कि WIPO का भी मेंबर है और WTO का भी मेंबर है और इसी तरह TRIPS ट्रिप्स यानी कि TRIPS का मतलब है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पाकिस्तान उसका भी मेंबर है। तो इन इन ये जो इदारे हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो कवानीन हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से पाकिस्तान उनको भी फॉलो करता है, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क इन पाकिस्तान ग्रांट्स सेवरल राइट्स इंक्लूडिंग इंटर एलिया द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ यूज, prevent others from using identical or similar trademarks and to assign the same to other parties। पाकिस्तान में ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन कई हकूक फराम करती है, बशमूल दीगर चीज़ों के साथ इस्तेमाल का खुसूसी हक, दूसरों को एक जैसे या इससे मिलते जुलते ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने से रोकना और इसे दूसरी जमातों को तफवीज़ करना, ये सारे जो काम हैं पाकिस्तान में होते हैं। यानी कि पाकिस्तान इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है कि एक बंदे ने कोई एक ट्रेडमार्क बनाया हुआ है तो उससे मिलता जुलता कोई और ट्रेडमार्क ना बना ले। यानी कि एक तो होता है सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेना, उससे तो पाकिस्तान में कानून है, मना करता ही करता है। लेकिन पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान में कानून है कि भाई आप मिलता जुलता ट्रेडमार्क भी नहीं बना सकते, ठीक है। आप नाइकी की मैंने पहले एग्जाम्पल दी कि वो उसमें एक ऐसे टिक लगा हुआ है तो वो उनका एक ट्रेडमार्क है, वो उनका एक निशान है, अलामत है, तो आप उसको तो कॉपी नहीं कर सकते और ना ही उस जैसा कोई और ट्रेडमार्क भी आप बना सकते हैं। यानी कि आप भी ऐसा टिक लगा के ऊपर कोई ऐसा स्टार छोटा सा बना दें
तो लोगों को पता ही ना चले कि नाइकी का कौन सा है और आपका कौन सा है। तो वो मिलता जुलता, इतना मिलता जुलता आपने को ट्रेडमार्क नहीं बनाना, ठीक है। द पीओ provides for the registration of trademarks, and trademark is registered for a period of 10 years subject to the payment of annual renewal fees. पीओ पेटेंट और ऑर्डिनेंस, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पेटेंट ऑर्डिनेंस, ये कानून है पाकिस्तान में। इस कानून के तहत 10 साल तक जो है आप ट्रेडमार्क जो है वो सेल कर सकते हैं। अगर आप किसी और को सेल करते हैं अपना ट्रेडमार्क, तो आप 10 साल के लिए आप उसको बेच सकते हैं, और 10 साल तक हर साल वो शख्स आपको एक फीस देगा, हर साल एक फीस देगा जो आपका ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि ये एक तरीका है अपने ट्रेडमार्क को सेल करने का, और ये होना भी चाहिए। हम यही तो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। कभी अगर आपका कोई ट्रेडमार्क है, वो लोगों में जाना जाता है, लोग उसको निशान को पहचानते हैं और उस निशान को देख के आपकी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो वो आपका जो ट्रेडमार्क है, वो अगर आप सेल करना चाहें तो आप किसी को भी सेल कर सकते हैं 10 साल के लिए। लेकिन जिसको आप सेल करेंगे वो हर साल आपको एक मखसूस अमाउंट देगा, किराए के तौर पे समझ लें, रॉयल्टी के तौर पे समझ लें, ठीक है। तो ये आपका हक है, आपने मेहनत की है उस ट्रेडमार्क को लोगों में पहचानवाने के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीकाकार है जिससे आप अपना ट्रेडमार्क किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकते हैं, ठीक है। द ऑनर्स ऑफ ओरिजिनल लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड म्यूजिकल वर्क आर गिवन द लीगल प्रोटेक्शन नॉन एज कॉपीराइट। ये हमने पहले बात की हुई है कि अगर आपका कोई लिटरेरी वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है, म्यूजिकल वर्क है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको जो राइट्स मिलते हैं वो राइट्स कहलाते हैं कॉपीराइट्स। इन पाकिस्तान copyright registration and protection are governed by the CO. When a work is created, copyright protection is automatically provided, but in order to enforce such rights, registration is needed. यानी कि आपने अगर कोई चीज़ लिखी है, आपकी कोई लिटरेरी वर्क है, कोई किताब, कोई म्यूजिकल वर्क, कुछ भी है, वो आपने जब कोई वो क्रिएट किया है, तो सीओ के तहत, सीओ मतलब कॉपीराइट ऑर्डिनेंस, इस कानून के तहत पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली आपको वो राइट्स मिल जाएंगे। आपको राइट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने उन राइट्स को इन्फोर्स करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो आपको पहले उस चीज़ को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन की हुई है। पाकिस्तान में जो सीओ है वो कॉपीराइट ऑर्डिनेंस है, उस कानून के तहत आप अपने चीज़ को रजिस्टर करवा सकते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सीओ, copyright protection is only available for works that fall into one of the categories of works or subject matters specified in the CO। यानी कि ये जो CO में मुतय्यन कामों या मज़ामीन के CO की दफ़ात के तहत कॉपीराइट का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ इन कामों के लिए दस्तयाब है। यानी कि हमने पहले जैसे बात की कि आपने अगर कोई आइडिया सोचा है, वो आपके दिमाग में है और वो आइडिया आपने शेयर कर दिया है, और वो आइडिया किसी ने कॉपी कर लिया है, चुरा लिया है, जैसे भी कर लिया, तो आप उसके लिए आप उसके खिलाफ केस नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि ये जो कॉपीराइट मिलता है ये आपके एक्चुअल वर्क पे मिलता है, काम पे मिलता है, आपके आइडिया पे नहीं मिलता, ठीक है। ये राइट आपको आपके आइडियाज़ की प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, ये आपके काम जो आपने लिख लिया है, जो कर लिया है, उसके ऊपर प्रोटेक्शन आपको देता है। ये बात आपको आई होप के समझ आ गई होगी, ठीक है। और ये सारे वो काम कौन कौन से हैं, अगर आपको वो सारे पढ़ने हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ों पे आपको कॉपीराइट्स मिल सकते हैं, तो वो आप जो कॉपीराइट ऑर्डिनेंस है उसको आप डिटेल में पढ़ लें, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बाद है द पीओ एंड द रूल्स मेड देयर अंडर प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट्स इन पाकिस्तान। इसी तरह जो पाकिस्तान में पेटेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो राइट्स दिए जाते हैं वो पीओ के तहत दिए जाते हैं। पीओ मतलब पेटेंट ऑर्डिनेंस, एक कानून है, उस कानून के मुताबिक आपको पाकिस्तान में पेटेंट राइट्स या पेटेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। इसका ड्यूरेशन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है, वो बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और द पाकिस्तान पिनल कोड, पीपीसी इसको बोलते हैं, पाकिस्तान पिनल कोड ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआर्स। ये भी एक कानून है पाकिस्तान में जो कि आपको आईपीआर्स की प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ देता है, particularly in relation to trademarks, penalizing the use of false and counterfeit marks with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or both। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान पिनल कोड है, ये एक कानून है,
ये भी आईपीआर्स की आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है और आपके आईपीज़ को प्रोटेक्ट करता है। और ये कैसे प्रोटेक्ट करता है? अगर आपका कोई ट्रेडमार्क, कोई आपका बुक, कोई आपका म्यूज़िकल वर्क, कोई आपका फ़ॉर्मूला कोई चुरा लेता है, तो पाकिस्तान पिनल कोड क्या करेगा? ये कानून क्या करेगा? ये उस चुराने वाले शख्स को या तो कैद की सज़ा देगा, जो कि 1 साल तक हो सकती है या 1 साल से कम हो सकती है, या फिर ये पीपीसी जो है पाकिस्तान पिनल कोड उस शख्स को जुर्माना करेगा, ठीक है? कैद करेगा या जुर्माना करेगा या दोनों सज़ाएँ भी दे सकता है। बेसिकली पाकिस्तान पिनल कोड जो है ये सज़ाएँ देने के लिए कानून है। तो ये कानून भी आईपीआर्स की हिफाज़त करता है पाकिस्तान में, ठीक है जी? आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो गई हैं। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं प्रोसीजर्स फॉर डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो डिस्प्यूट मतलब झगड़ा को तनाज़ा हो जाता है, तो उसमें क्या करेंगे, वो कैसे उसको डील किया जाएगा। डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू आईपीआर्स अराइज व्हेन देयर इज एन alleged infringement of an intellectual property right and they are largely resolved through litigation. आईपीआर से मुताल्लिक जितने भी होते हैं, ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं, आईपीआर से मुताल्लिक जितने भी तनाज़ात होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, ये कब पैदा होते हैं? ये उस वक्त पैदा होते हैं जब किसी की आईपी के हक की मुबैना खिलाफ वर्जी होती है, ठीक है? यानी कि कोई आपके आईपीज़ को, आपकी आईपीआर्स को, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कोई और शख्स जब इस्तेमाल करता है, तो फिर आपका तनाज़ा उसके साथ झगड़ा हो जाता है, ठीक है? उसको हम कहते हैं डिस्प्यूट हो गया भाई, हमारा जो ट्रेडमार्क था वो फलां कंपनी ने इस्तेमाल किया है, क्यों किया है? तो जब वो कोई और हमारे आईपीआर्स को इस्तेमाल करेगा, हमारी आईपीज़ को इस्तेमाल करेगा, तो हमारा उसके साथ तनाज़ा हो जाएगा। उसको हम कहते हैं डिस्प्यूट, ठीक है? तो पाकिस्तान में ये जो जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, इनको फिर हम डील करते हैं, इनको हम कानूनी कार्रवाई के थ्रू हम लोग इनको रिज़ॉल्व करते हैं, इन तनाज़ात को, इन डिस्प्यूट्स को हल करते हैं, ठीक है? तो प्रोसिक्यूशन ऑफ रिलेटेड ऑफेंसेस कैन अकर अंडर द टीओ, सीओ, पीओ एंड पीपीसी, ये कवानीन है। इन कवानीन के तहत ये सारे डिस्प्यूट्स को अदालत में जाकर हल किया जाएगा, ठीक है? यानी कि हमारा अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर फॉर डिस्प्यूट्स, अगर वो कोई डिस्प्यूट होता है, कोई तनाज़ा होता है, तो उसको हम कैसे हल करेंगे? उसको हमें अदालत में जाना पड़ेगा और अदालत में जाके टीओ, याद आ रहा है? टीओ, टीओ का क्या मतलब था? सीओ का क्या मतलब था? पीओ का क्या मतलब था? ये ओ जो लगे हुए हैं, ये बेसिकली ऑर्डिनेंस के लिए लगे हुए हैं, ठीक है? टीओ ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस, सीओ कॉपीराइट ऑर्डिनेंस, पीओ पेटेंट ऑर्डिनेंस, ठीक है? एंड पीपीसी, पीपीसी कौन सा कानून है? पाकिस्तान पिनल कोड, ठीक है? ये कवानीन है 4, इन कवानीन के तहत आपके जितने भी डिस्प्यूट्स हैं मिसयूज के, वो सारे डील किए जाएंगे। इन अकॉर्डेंस विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2012, ये भी एक कानून है। The federal government established RP tribunals in Punjab, Sindh and Islamabad Capital Territory. पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2012 के तहत गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? पंजाब में, सिंध में और इस्लामाबाद की जो कैपिटल टेरिटरी है, यानी कि जो हमारा दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, वहाँ पर इन्होंने आईपी रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, इनको कवर करने के लिए अदालतें बनाई हुई हैं, इदारे बनाए हुए हैं, ठीक है? द ट्रिब्यूनल्स presiding officers are High Court, District, and Session Court judges or attorneys who meet the requirements for appointment by virtue of their specialist knowledge of IP law. ये जो इदारे बनाए गए हैं, इन ट्रिब्यूनल्स के जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, वो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जजेस या अटारनी हैं, जो आईपी कवानीन को के माहिर होते हैं, ठीक है? यानी कि ये जो हमने अभी बात किया है, ये जो सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, इन हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में कुछ जजेस जो कि आईपी कवानीन के माहिर होते हैं, उनको उठा के वहाँ से यहाँ पर लाया जाता है, ये ट्राइब्यूनल्स में लाया जाता है, और यहाँ इन ट्राइब्यूनल्स में आके वो सुनते हैं केसेस और फिर उनके फैसले करते हैं, ठीक है? और ये ट्राइब्यूनल्स कहाँ पे हैं? पंजाब में, सिंध में और इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान के बारे में आपको सारी ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है? द एक्ट ऑल्सो स्टिपुलेट्स दैट ट्रिब्यूनल्स मे रिसीव असिस्टेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स इन आईपी राइट्स इन केस ऑफ अ टेक्निकल नेचर, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टेक्निकल कोई पॉइंट बीच में आ जाता है, तो ये जो
जजेस हैं, ये किसी स्पेशलिस्ट की खिदमात भी ले सकते हैं। किसी स्पेशलिस्ट से अगर मशवरा करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईपी ट्रिब्यूनल्स हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआरस इन द कंट्री एज वेल एज एनहेंसिंग एंड एक्सपीडिटिंग सच टेल्स। ये जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, ये जो इदारे बनाए गए हैं आईपीएस की प्रोटेक्शन के लिए, ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं आईपीआरस की प्रोटेक्शन में। और इससे जो मुल्क है हमारा, इस मुल्क में तेज़ काम जो है, जो ये जो आईपीआरस की प्रोटेक्शन का जो काम है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। और ये बहुत ही मतलब स्किलफुल लोग हैं, बड़े ही नॉलेजेबल लोग हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी इन चीज़ों को इन्हेंस कर रहे हैं। देयर आर टू रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ आईपीआरस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आईपीआरस की खिलाफ वर्जी के दो तरीके हैं। ये कौन से हैं दो तरीके? सिविल प्रोसीडिंग्स एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। एक सिविल प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, दीवानी कार्रवाई जिसे हम बोलते हैं, और एक है क्रिमिनल प्रोसीडिंग यानी कि फौजदारी कार्रवाई जिसे हम बोलते हैं। अकॉर्डिंगली अ पर्सन हुज आईपीआरस हैव बीन इन्फ्राइंड इज एबल टू सू फॉर डैमेजेस। जिस शख्स का आईपीआर यानी कि जो उसका आईपीआर है मिसयूज हुआ है, वो केस कर सकता है। किस लिए केस कर सकता है? जुर्माने के लिए, हर्जाने के लिए। क्लेम एन इंजेक्शन an account of the profits gained by the defendants as a result of the infringement and delivery of the infringing articles etc. इसके मुताबिक एक शख्स जिसकी आईपीआर की खिलाफ वर्जी हुई है, खिलाफ वर्जी और डिलीवरी के नतीजे में मुद्दा अलहान को हासिल होने वाले मुनाफा का हिसाब किताब करने के काबिल हो, वो उसमें से अपना हिस्सा ले सकता है। यानी कि आपका जो भी आईपीआर था वो मिसयूज हुआ, किसी और ने इस्तेमाल किया और उससे उसने बेनिफिट लिया, प्रॉफिट लिया, तो आप केस कर सकते हैं भी वो जो प्रॉफिट इसने लिया है वो उस पर मेरा हक बनता है, तो आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। ये इसमें बताया जा रहा है। द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव दैट दे आर द ऑनर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन क्वेश्चन एंड दैट द डिफेंडेंट हैज इन्फ्राइंड देयर राइट्स। अच्छा, यहाँ पर दो टर्म्स यूज हो रही हैं, एक है प्लेंटिफ और एक है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ वो शख्स होता है, अदालत में ये जो टर्म्स यूज होती हैं, प्लेंटिफ उसे हम कहते हैं जो केस फाइल करता है। फॉर एग्जांपल, हमारा अगर ट्रेडमार्क किसी शख्स ने इस्तेमाल किया है, हम केस कर रहे हैं अगर उसके ऊपर, तो हम क्या कहलाएंगे? प्लेंटिफ, ठीक है। और जिस शख्स पे हमने केस किया है वो आगे उस केस को उसका डिफेंस करेगा, वो कहलाएगा डिफेंडेंट, ठीक है। वो आगे से जवाब देगा कि भाई मैंने अपना ये राइट इस्तेमाल किया है या मैंने इनका राइट इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। वो अपने केस का डिफेंडेंट होगा। तो प्लेंटिफ जो मुद्दा अलहा होता है, उर्दू में इसे कहते हैं, यानी कि जो केस फाइल करता है और जिसके नाम पे केस किया जा रहा है, जिसके खिलाफ केस किया जा रहा है, उसको कहा जाता है डिफेंडेंट, ठीक है। तो जब अदालत में जाते हैं तो जो प्लेंटिफ होता है उसने ये साबित करना होता है कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये मेरे हैं, ठीक है। और जो डिफेंडेंट होता है उसने वहां पर ये साबित करना होता है कि भाई मैंने इनका प्रॉपर्टी राइट इस्तेमाल नहीं किया, या ये प्रॉपर्टी राइट जो मैंने इस्तेमाल किया है वो मेरा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर केस चलेगा, इस बात पे कोर्ट में केस चलेगा। इफ द कोर्ट फाइंड्स इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ इट मे ग्रांट इंजंक्टिव रिलीफ डैमेजेस और द प्रॉफिट्स जनरेटेड। अगर प्लेंटिफ के हक में केस आ जाता है, फैसला आ जाता है, यानी कि अगर अदालत ये समझती है कि जो प्लेंटिफ है जिसने केस फाइल किया था वो सच्चा है, और तो फिर अदालत क्या करेगी? फिर अदालत फिर हुक्म देगी कि इसको रिलीफ दिया जाए, इसका जो हक बनता है वो दिया जाए, या जो उसने इसका इस्तेमाल करके, इसका ट्रेडमार्क इस्तेमाल करके जो मुनाफा कमाया वो मुनाफा इसको दिया जाए। यानी कि अदालत कोई भी इसमें फैसला दे सकती है, जुर्माना भी कर सकती है उसमें, और मुनाफे का भी हिस्सा दे सकती है, या मुनाफा पूरा भी इसको दिया जा सकता है, कोई भी रिलीफ दिया जा सकता है, ठीक है। The Pakistani government has taken numerous actions to safeguard IPRs and has strengthened this goal with numerous successful strategies for combating IPR infringement. पाकिस्तानी हुकूमत ने IPR के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इकदाम किए हैं और IPR के खिलाफ वर्जी से निपटने के लिए मुतअद्दिद कामयाब हिकमत अमलियाँ इन्होंने लगाई हैं, और काफ़ी सारे इनको सक्सेसफुल ये रहे हैं पाकिस्तान में इनकी IPRs की प्रोटेक्शन में। Through customs officials and local law enforcement agencies, counterfeit goods can be stopped from the entering domestic and international markets from Pakistan. और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान अपने कस्टम हुकाम और मकामी जो कवानीन नाफज करने वाले जो इदारे हैं इनकी मदद से पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये जो जाली किस्म की अशिया होती हैं जिनमें
किसी और कंपनी का लोगो लगा के, किसी और कंपनी का नाम लिख के मार्केट में चीज़ें बेची जाती हैं, या इंटरनेशनल मार्केट में बेची जाती हैं, दूसरे मुल्कों को भेजी जाती हैं गलत नाम इस्तेमाल करके। पाकिस्तान ने इनको रोकने के लिए काफ़ी इकदाम किए हैं, और इसमें कस्टम वाले जो होते हैं, कस्टम पुलिस और जो मुकामी जो इदारे हैं, उनकी मदद से और आवाम की मदद से पाकिस्तान ने काफ़ी इन चीज़ों पे कंट्रोल किया हुआ है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में हम देखते हैं द लीगल फ्रेमवर्क The legal framework governing IPRs in Pakistan sets down protection of several types of creative and innovative works। यानी कि पाकिस्तान में IPRs को कंट्रोल करने वाला कानूनी फ्रेमवर्क कई किस्म के जो क्रिएटिव और इनोवेटिव किस्म के जो काम हैं, इनके लिए तहफ़्फ़ुज़ का तयन करता है। Pakistan's legal system and dispute resolution procedures are essential for guaranteeing the protection of these rights and fostering innovation and creativity। यानी कि पाकिस्तान का जो कानूनी निज़ाम है, वो इन तनाज़ात के हल के तरीक़ाकार, इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत, और ये जो इनोवेशंस हैं और क्रिएशंस हैं, इनकी सलाहियतों, क्रिएटिव और इनोवेटिव किस्म की जो सलाहियतें हैं, इनको फ़रोग़ देने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जो हमारी जो आलमी मईशत के हवाले से IPR की बढ़ती हुई जो अहमियत की रोशनी में पाकिस्तान ने काफ़ी काम किया। और पाकिस्तान में इन्होंने ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं, जैसे अभी हमने कस्टम की बात की और दूसरी लोकल एजेंसीज़ की बात की, इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया और बहुत ही मौसर किस्म के निज़ाम बनाया है, जिससे इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में जो इल्लीगल कह लें या मिसयूज्ड ट्रेडमार्क्स या मिसयूज्ड IPRs के तहत जो गुड्स जाती हैं, उनको इन्होंने काफ़ी हद तक रोका है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। तो इंशाल्लाह आगे भी ये लोग ऐसा करते रहेंगे। और ये हमारा टॉपिक था, और इसमें आपको आई होप कि समझ आई होगी कि आप, अगर आपने भी बिजनेसमैन बनना है, तो आपने भी बिज़नेस में जाना है अगर, तो आपको ज़ाहिर बात है वहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किसी का ट्रेडमार्क, किसी का नाम, किसी का कोई IP जो है वो यूज़ नहीं करना, और अपना जो IP है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो आपका नाम है, आपका ट्रेडमार्क है, आपका फार्मूला है, आपका सीक्रेट डिज़ाइन है, जो भी चीज़ है आपकी अगर है, तो वो आपने किसी को इस्तेमाल करने भी नहीं देनी। और अगर आपको अगर कोई आपका IP इस्तेमाल करता है, तो आपने कौन कौन से कवानीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान में, और किस तरह आप उस डिस्प्यूट को ख़त्म कर सकते हैं, और किस तरह आप उन कवानीन को इस्तेमाल करके आप बेनिफिट ले सकते हैं, ये सारा कुछ हमने आज डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आई होगी, और आपको पता चला होगा कि बिज़नेस में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और इनको हमने फॉलो करना है, इन कवानीन को फॉलो करना है, और हमने ये कवानीन इम्प्लीमेंट भी करने हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से सुना, बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन हुआ आपका, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, या आप मुझे वैसे क्लास में भी पूछ सकते हैं, और वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।